पहले 6 महीने कैसे रहे भारतीय रियल एस्टेट के इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का पैसा, कितना पैसा डाला है कि उस पैसे में कोई कमी आई है? करीब 37% कम है। जो भी डिसीजंस इन्वेस्टर्स ले रहे हैं वो थोड़ा सा ठहर के ले रहे हैं। चीज आप इसके सपोर्ट में बता सकती हैं कि हाँ ये देखिए, इसके कारण हम कह सकते हैं द फंडामेंटल आर स्टिल स्ट्रांग। Interest has not waned. My guess is those investments when they get announced, which I'm assuming will happen in H2, you will see the numbers really picking up. ये जो शिफ्ट है रेजिडेंशियल की तरफ, ये क्या दिखाता है? It's become extremely more organized, रेरा के चलते। क्या भारत में रेंटल हाउसिंग उस तरीके से हम डेवलप कर ही नहीं पाएंगे या पॉसिबल नहीं है? इकोनॉमिक्स अभी इंडिया के लिए फिट नहीं होती क्योंकि इंडिया का रेट और रिटर्न रिजिम्स इसको अलाउ नहीं करता। मेजॉरिटी में पैसा आ रहा है वो फॉरेन फंड्स का ही है, तो उन्हें यहाँ क्या दिखता है जो डोमेस्टिक को नजर नहीं आ रहा? If there are regulatory changes made allowing them to invest, actually you will see more participation by domestic investors. बहुत सारा पैसा आ रहा है, बड़ी अच्छी बात। क्या ये हमारे रियल एस्टेट को महंगा बनाएगा? मुझे नहीं लगता कि यहाँ से प्राइस राइज और उसकी एफिशिएंसी का जो लॉस हुआ है वो अब वापस होने वाला है। इट्स लाइक वंस बिटन ट्वाइस शाई वाली सिचुएशन। ये पैसा अब पहले की तरह हमारे रियल एस्टेट को बिगाड़ेगा नहीं, उल्टी उसमें एफिशिएंसीज हो सकता है हम आते हुए देखें। It's a mature market in that sense that you know all the intermediaries or all the people who are involved have to follow certain rules and regulations. बाकी का जो हाफ है 2025 का, उससे क्या उम्मीद? So everything looks positive to me because fundamentals are very strong. My guess is the second half of the year you will see investments coming in. हेलो एंड वेलकम टू द रियल एसेट शो CNBC आवाज पर। बहुत बहुत स्वागत है आपका, आपका मनपसंद शो, और भरपूर प्यार आपसे मिल रहा है। मैं हमेशा आपको बताता हूं कि पिछले शो पर आपके कमेंट्स कैसे रहे, आपने क्या क्या हमसे पूछा जाना। सो थैंक यू वेरी मच। वो जो इनकम टू EMI रेशो वाला हमारा शो था उस पर आपके काफ़ी अच्छे कमेंट्स आए और बहुत सारे लोगों ने थोड़ी नाराज़गी भी व्यक्त कर दी। बहुत सारे प्रश्न थे जो शायद उनके मन में यानी आपके मन में रहे होंगे, हम उन्हें उस समय आंसर नहीं कर पाए, लेकिन ज़रूर आपके कमेंट्स के ज़रिए उनको आंसर करने की कोशिश होती है। जाके पढ़ लीजिएगा, कईयों का जवाब दिया भी गया है। राइट, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका इस शो में। और आज भी रियल एस्टेट पर कुछ खास अलग और डिफरेंट बातचीत यहाँ पर होगी। कारण ये कि आपका जो पर्सपेक्टिव है रियल एस्टेट को देखने का, भले ही आपके लिए वो एक घर है, आपके लिए एक दुकान है, आपके लिए एक प्लॉट का टुकड़ा है, लेकिन कोशिश हमारी ये रहती है कि इस बातचीत से आप इस पूरे परिदृश्य को, इस पूरे इन्वायरमेंट को, इस पूरे इकोसिस्टम को समझें और अपने लिए एक बेस्ट डिसीजन लें। और इसी कोशिश में आज हम जो बात करने वाले हैं वो ये है कि आधा साल बीत गया। देखिए, पता नहीं चला वक्त का, आधा साल बीत चुका है। अब हम जुलाई में आ गए हैं और पहले 6 महीने कैसे रहे भारतीय रियल एस्टेट के, इस नज़रिए से कि रियल एस्टेट में जो पैसा आया है, आपका हमारा पैसा नहीं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का पैसा, संस्थागत निवेशकों का पैसा, क्या डाला है उन्होंने, कितना पैसा डाला है कि उस पैसे में कोई कमी आई है पिछले साल के मुकाबले, किस सेक्टर में कितना पैसा गया है, रेजिडेंशियल में कितना गया है, ऑफिस की डिमांड्स कैसी रही है, वेयर हाउसिंग जिसकी हम अक्सर चर्चा अब करने लगे हैं, वहाँ कितना पैसा गया। और ये सब क्या बताएगा कि हमारा रियल एस्टेट मार्केट, उसकी हेल्थ कैसी है, उसके इंडिकेशंस क्या हैं, ताकि आप कोई भी डिसीजन ले रहे हो, भले ही वो आपका एक घर है, आपका एक प्लॉट है, आपकी एक दुकान है, वो डिसीजन लेने में आपको मदद मिलेगी जब आप एक बड़ा परिदृश्य, एक बड़ा इकोसिस्टम देख पाएंगे कि भाई मेरे देश में रियल एस्टेट मार्केट के अंदर ये चल रहा है। तो इस बार बात करेंगे पहले 6 महीनों की इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट के क्या हालात रहे, क्या हालचाल रहे। JLL की एक डिटेल रिपोर्ट इस पर आई है जो कि बताती कि ये थोड़ा गिर गया है। कितना क्या गिरा, क्यों गिरा, क्या कारण रहे, और इस गिरावट में क्या कुछ और है जो देखना चाहिए, आगे की पाइपलाइन में कितना कुछ है जो आने वाला है। हम सबको पता है कि इस समय जियोपॉलिटिकल जो टेंशन्स हैं, इश्यूज हैं, वो काफ़ी बड़े हो गए। उनका क्या इम्पैक्ट पड़ा इन सब पे, और आगे चलते हुए हम रियल एस्टेट को किस तरफ जाता हुआ देखेंगे। ये सारी बातें आज होने जा रही है। उसके लिए 2 खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सो वेलकम लता पिल्लई जी, जो कि सीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और हेड ऑफ कैपिटल मार्केट्स हैं JLL इंडिया में। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और साथ में ज्वाइन कर रहे हैं पंकज कपूर साहब, MD लाइसेंस फॉर अस। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डेटा का बहुत डिटेल एनालिसिस पंकज जी अक्सर इस शो पे हमारे लिए करते हैं और आज भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो लता मैम, आपसे शुरुआत करते हैं। पहला सवाल तो यही रहेगा कि इस साल जो पहले 6 महीने रहे उसमें $3.1 बिलियन या $3.1 अरब, अगर हम दर्शकों की सहूलियत से बात करें, वो आया। लेकिन ये पिछले साल के यानी 2024 के पहले 6 महीनों के मुकाबले करीब 37% कम है। एक बार तो देखने में लगता है कि नंबर गिर गया,
लेकिन क्या कहानी सिर्फ इतनी ही है या कुछ और बता रहा है ये? ये जब हम डिस्कस करेंगे इसका संदर्भ जो है थोड़ा सा बांधना चाहिए, कॉन्टेक्स्ट देना कॉन्टेक्स्ट, चाहिए। यस, कॉन्टेक्स्ट जाना जरूरी है। सो एसेंशियली पोस्ट कोविड हमारे जो इन्वेस्टमेंट appetite has only shown increase. Okay, markets per se has been very good, and institutional appetite also has been extremely buoyant. And जब हम ये numbers देखते हैं, हम इसमें इसके जो आंकड़े हैं वो बहुत private as well as public दोनों के institutional investments के बात करते हैं. जी. It is not only private institutional investment. And if you remember, last year there was a huge amount of IPOs that came up, right, especially on the real estate companies, and unke सारों में you had QIP and you had IPO placements that were made, right, दोनों के चलते investments काफ़ी robust रही, right. इस साल जो पहले के 6 महीने हैं वो थोड़ा कम हुआ है, right, so that's one thing, and so that would be, so if you ask me, has things changed fundamentally in Indian real estate? No. The market and the interest continues to remain very buoyant. I guess what has really happened is the global, as आपने जैसे बताया, is the global mood and जो भी decisions investors ले रहे हैं वो थोड़ा सा ठहर के ले रहे हैं. So there are delays in taking the investments in a way, and that is what is reflected in the H1 numbers that we. तो आपका कहने का मतलब ये है लता जी कि फंडामेंटल स्ट्रांग है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. हाँ, जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो बना उसकी वजह से डिसीजन थोड़े डिले हो रहे हैं. प्लस 2024 एक हिस्टोरिक ईयर रहा जहां पर आपने बहुत शानदार इन्वेस्टमेंट आता हुआ देखा, तो उसका अगर इम्पैक्ट देखें, बेस इफेक्ट देखें कंपैरिजन में, तो हमें लग रहा है कि थोड़ा कम है या इतना प्रतिशत का गिरावट है, बट बाकी फंडामेंटल स्ट्रांग है. और कोई चीज आप इसके सपोर्ट में बता सकती हैं कि हाँ ये देखिए इसके कारण हम कह सकते हैं द फंडामेंटल आर स्टिल स्ट्रांग? See, there is a huge pipeline of investments which I'm sure we will see in the second half of the year. Okay. And you will see that change and the effect of that which will come through in the investments per se. And as I mentioned, public markets हुआ या फिर REITs हुआ, वो none of them on the ground, like as JLL we are interacting with almost all the players in the marketplace, and the interest has not waned, मतलब वो कम नहीं हुआ है. So my guess is those investments when they get announced, which I'm assuming will happen in H2, you will see the numbers really picking up. राइट. एक छोटा सा पर्सपेक्टिव जो आपकी रिपोर्ट में है, उसके बाद मैं पंकज जी के पास जाता हूँ और उनके नज़रिए से इस चीज़ को समझता हूँ कि आपने कंपेयर किया है 2024 को 2007 से, जब ऑलमोस्ट 9 बिलियन 8.5 बिलियन पकड़ लो, $8.4 बिलियन का इन्वेस्टमेंट इंडिया में आया था. उस समय ऐसा क्या हुआ था कि ये तो ऑलमोस्ट 2 दशक पुरानी बात हो गई कि इतना पैसा एक साथ आया था और वो फिर 2024 में फिर दिखा? देखिए 2005 is when FDI was open for real estate, right? And you had a very buoyant international global markets at that point in time. This was just before the global financial crisis, right? And Indian markets had opened up. Indian markets, the real estate market had done very well. So there was interest from across the globe, from all the major investors to come in and invest in the country. So you found, one found a huge amount of interest and investments that came in at that point in time. Right. And which obviously the next year the global financial crisis happened and then rest is history, as we say. और उसके बाद ऑलमोस्ट लगभग 2 दशक का वक्त लग गया कि हम उस पॉइंट पे पहुंचे. देखिए कितनी खूबसूरत और इंटरेस्टिंग बातें जो डेटा से निकल कर आती हैं. पंकज साहब, हमने भी कई बार इस पैसों पे बात की है, आपसे तो लंबी लंबी चर्चाएं हुई हैं उस विदेशी पैसे ने, कि कई बार उसी पैसे ने भारतीय रियल एस्टेट मार्केट को खराब भी किया, उसकी आदतें बिगाड़ दी और फिर वहां से कोर्स करेक्शन शुरू हुए. फिर उसके बाद हमने देखा कि धीरे धीरे चेंजेस आना शुरू हुए और आज हम जब 2025 में हैं तो देखते हैं कि जो पिछला साल था 2024 का, तब वो फिर हिस्टोरिक पीक आया था और अब जरूर एक डिक्लाइन है. लता मैम ने एक्सप्लेन किया क्यों है, किस कारण है. आपका क्या इस पे नजरिया होगा? देखिए, अगर हम पोस्ट लिबरलाइजेशन की बात करें 2005 के बाद पे, जब FDI ओपन हुआ रियल एस्टेट मार्केट के लिए इन इंडिया, तब से अभी तक करीब $64 बिलियन वर्थ ऑफ इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में हो गया, जिसमें आपका FDI इनफ्लो है, डोमेस्टिक फंड्स हैं, IPO हैं, REITs हैं. तो अगर इन चारों को देख लेते हैं, जिसके अंदर अगर आप देख लीजिए जो
डोमेस्टिक है वो करीब 57 है, 37% जो है वो आपका एफडीआई इनफ्लो है, और उसके अलावा आईपीओ और रीट्स है। रीट्स करीब 3% के करीब है। तो इस तरीके का निवेश आया। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स है कि 2007 से 2017 तक जो है 64 का 53 बिलियन का इन्वेस्टमेंट 2007 से 17 के बीच में हो गया, जब मार्केट हाईली अनरेगुलेटेड था और राइजिंग वैल्यूएशंस को फंड किया जा रहा था विद द एक्सटेंसिव फाइनेंशियलाइजेशंस। और उसके बाद जब थोड़े प्रोजेक्ट्स अटकने चालू हुए और फंड्स को एग्जिट मिलना और हेयर कट चालू हुआ, उसके बाद थोड़ा निवेश में कमी आई। और पिछले 2017 से अभी तक अगर आप देख लीजिए तो हमने 10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है। सिल्वर लाइनिंग ये दिखती है कि अब हमें जो है इसमें ग्रोथ होती हुई दिखाई देने लगी है। तो एक मार्केट जब अनरेगुलेटेड था, जिसने बहुत ज्यादा पैसा अट्रैक्ट किया, उसके बाद जब वो रेगुलेटेड हो गया और रेरा आ गया, उसके बाद से एक सबड्यूट मार्केट रहा। और इस पीरियड में अगर आप देख लीजिए तो रियल एस्टेट मार्केट में प्राइस राइज सबसे म्यूटेड रही। तो वैल्यूएशंस में इतना इम्पैक्ट नहीं हो रहा था और इतनी ग्रोथ नहीं हो रही थी, जिसको देखते हुए निवेश कम हुआ। और उस पीरियड में अगर आप देख लीजिए कि रेजिडेंशियल से रुझान हट गया और ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट जो एफडीआई और बाकी निवेशकों का था वो लीजिंग एसेट्स के ऊपर गया, जहाँ पे आपके वेयर हाउसिंग हुए, कमर्शियल हुए और रीट्स आए, जहाँ पे निवेश होता हुआ आपको दिखाई दिया। अभी जो हमें ये दिखाई दे रहा है और इस रिपोर्ट में भी सामने उठ के आया है कि रेजिडेंशियल ने वापस से निवेश लेना चालू कर दिया। और ये क्लियरली बताता है जो पिछले 3 साल और 4 साल के अंदर रियल एस्टेट मार्केट में जो ग्रोथ हुई, आज के रेजिडेंशियल मार्केट की इन्वेंट्री ओवरहैंग जो वन ऑफ द बेस्ट पहुंच गई। और एक मार्केट जो हाईली रेगुलेटेड है, न्यू लॉन्चेस बढ़ रहे हैं, जिसको देखते हुए जो है आपको निवेश की जरूरत महसूस होने लगी। तो ये एक रेगुलेटेड मार्केट है। और कुछ हद तक मुझे ये लगा कि जो एक एक्सपेक्टेशंस थी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की, जो 21% 25% की रिटर्न एनुअल मांगते थे, अब उन्होंने उसको मॉडरेट कर दी है। और दूसरा एक एस्पेक्ट ये भी दिख रहा है कि बीच में 2010 के बाद से ज्यादातर निवेश जो है वो डेट स्ट्रक्चर के अंदर आता था, अब इक्विटीज भी आना चालू हो गया। तो दो तीन तरीके से ये दिखाई दे रहा है कि अब मार्केट जो है एक मैच्योर हो गया। निवेश जो आ रहा है उसमें निवेशकों को एक कॉन्फिडेंस महसूस होता है कि अब वो अटकेंगे नहीं, एग्जिट ले सकते हैं। और अच्छा एक रेगुलेटेड मार्केट है जिसमें ये इनफ्लो अब आगे जाते हुए मुझे ज्यादा बढ़ता हुआ ही दिखाई देगा। चलिए, तो पंकज जी भी कह रहे हैं कि यहाँ पर इनफ्लो बढ़ता हुआ दिखाई देगा। लता मैम ने भी कहा कि जो पाइपलाइन है वो बड़ी स्ट्रांग है, उस पाइपलाइन को थोड़ा और नजदीक से देखेंगे। लेकिन एक बड़े शिफ्ट की बात यहाँ पर हुई, जो पंकज जी ने भी उसकी तरफ इशारा किया, और दर्शक भी ध्यान दें, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल होने जा रहा है, क्योंकि आप को रिलेट कर पाएंगे इससे मैम। वो है कि रेजिडेंशियल में 38% टोटल इन्वेस्टमेंट का आया। अमूमन ऑफिस स्पेसेस में ही सारा रुझान था, जैसा पंकज जी ने भी कहा, आपकी रिपोर्ट भी बता रही है। लेकिन आई थिंक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, या शायद पहली बार, भले ही बहुत थोड़ा मार्जिन है, 37% की इक्विटी आई है जो वो ऑफिस में आई है, 38% रेजिडेंशियल। ये जो शिफ्ट है रेजिडेंशियल की तरफ, ये क्या दिखाता है? See, two things. One is obviously जो residential market, as Pankaj suggested, right? I guess it's become extremely more organized. रेरा के चलते buyer confidence बढ़ी है. I think the interest rate reductions can only make it better, right? Home loan rates I'm talking about. So I guess the residential market per se itself is very buoyant, and therefore the money coming into residential investors, at the end of the day, you're looking at which sector gives you what kind of returns. And as Pankaj said, they are doing structured kind of products, and investors are able to realize their return expectations and are able to exit easily.
right? So another thing which also happened, as I mentioned earlier also, lot of residential developers are the ones who have gone in and raised money from the public markets. तो उनके भी QIP placements हो जो भी होगा, it primarily classifies within the residential category, right? Okay. और ये कारण है कि हमको यहाँ पर सरपास होता हुआ दिख रहा है ऑफिस स्पेस। जी। And I guess on the office side there was a little bit of lull, which I think you will see that changing slowly on the investment sides as well. So in the sense it will be टक्कर के in that sense. So because residential business हमारा जो है, we do business in the nature of हमारे इंडिया में compared to other countries जहाँ पे financial investors, residential stock जैसे हमारे ऑफिस में लीजिंग होती है, residential stock is also made for rental purposes, okay? ताकि फिर what happens is if you are an investor who's a pension fund or a long term investor, उनको regular income आती रहती है, okay? Whereas हमारे यहाँ पर हम लोग जो भी घर बनाते हैं वो बेचते हैं, okay? So it is homes for sale is the business. So अगर a developer is raising money, उनके पास पैसे आते हैं, वो पैसे रिटर्न कर देते हैं। तो the time in which an investor wants to hold an investment, वो structure for equity necessarily नहीं होता, which to some extent by going public, IPO और public markets में वो मिल रहा है, तो that's where that investment is coming in. But on the private side, it becomes difficult for them to get the return expectations that they want in the time period that they want to hold the investment. So as long as we are not going to build out stock which is going to be rental in nature on residential, getting large pension funds or large private equity into equity like investment in private side will take some time. ओके नहीं, आपने बड़ी अच्छी एक बातचीत की और ये दर्शक भी समझना चाहेंगे, मेरा खुद का भी मन है। आपने कहा कि अभी जो विदेशों का उदाहरण ले हम दूसरे देशों का, तो वहाँ पर जैसे ऑफिस को लीज किया जाता है, वहीं रेंटल हाउसिंग, और रेंटल हाउसिंग की बातचीत हमारे यहाँ काफ़ी बढ़ चढ़ के हो रही है इस वक्त। एक जो आपके इसमें ही फिगर देखा कि अभी भी ऑफिस में जो आपका रेंटल यील्ड है 8.5% के आसपास है, लेकिन हम सब जानते हैं कि रेजिडेंशियल का रेंटल यील्ड इंडिया में अभी बहुत अच्छा हो गया, तो 2-2.5-3% के आसपास होगा, इससे ऊपर नहीं है। तो क्या ये एक बड़ा बैरियर होगा? मुझे नहीं पता कि विदेशों में रेंटल यील्ड इन टर्म्स ऑफ हाउसिंग कैसे होते हैं, क्या वहां पर भी इतने ही ल्यूक्रेटिव है जितने ऑफिस के रेंटल यील्ड है, या फिर वो हमेशा ही कम रहेंगे? लेकिन हाँ, आप उम्मीद कर सकते हैं कि वो आज 3 है, कल को 5 हो जाए जब हम रेंटल हाउसिंग को बहुत बड़े स्केल पे करें। एक्चुअली रेजिडेंशियल रेंटल जो बाहर देशों में है, इट इज़ अ गुड कंपैरिजन विद ऑफिस. It's not like India, the reason why it is at 2 or 3%, there are a lot of historical reasons, there are a lot of legal reasons why rental growths are not happening. उसके लिए एक अलग program ही हो सकता है for that. But I guess it needs fundamentally a lot of changes for that to happen. And therefore, when an investor comes in and looks at building stock for residential sale rental stock, वो economics बैठती नहीं है, okay? And especially when you have to raise debt at 8 and 9% and then you get yields of 2 or 3%, मतलब बिल्कुल नहीं बैठती, economics just don't stack up. So it becomes difficult for people to consider it as a yield income kind of a strategy. Therefore, जो भी investments come in they come in mostly on the private side I'm talking about, most as structured products. And as I said, on the public markets, of course, you have people who have come in and done transactions on the IPO side whenever there have been a market participation by a developer. Right. तो पंकज जी, क्योंकि बात हो रही है रेंटल हाउसिंग की, मैं थोड़ा पूछना समझना चाहूँगा, क्योंकि हाल ही में जो हमने महाराष्ट्र की नई हाउसिंग पॉलिसी देखी, उसमें भी रेंटल हाउसिंग का बड़ा बढ़ चढ़ के जिक्र भी है, उसकी एक प्लानिंग भी है, उसका एक आउटले भी दिया हुआ है। नेशनल लेवल पे भी हम 2-3 बार बजट में रेंटल हाउसिंग के जिक्र सुन चुके हैं, हालांकि उस स्तर पे अभी तक कन्वर्जन होता हुआ नहीं दिखाई दिया। लेकिन जो लता मैम बता रही कि हिस्टोरिक रीजन है कि आप इंडिया में उस तरह की रेंटल यील्ड्स नहीं देखेंगे, तो क्या भारत में रेंटल हाउसिंग उस तरीके से हम डेवलप कर ही नहीं पाएंगे, या पॉसिबल नहीं है जो हमारा स्ट्रक्चर है, जिस तरीके से हमारे यहाँ रियल एस्टेट चलता है? या अगर शुरुआत करेंगे तो हो सकता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो भी वैसा हो, या फिर एक सरकारी स्कीम ही बन के रह जाएगी, प्राइवेट प्लेयर्स उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे? देखिए, अभी भी मुझे ये भी लगता है, और कारण क्या है कि हमारा जो देश है वो रेट और रिटर्न रिजिम के कंपैरिजन में दूसरे डेवलप कंट्री से काफी डिफरेंट है, जहाँ पे इंटरेस्ट 2 से 3% चलते हैं और रेंटल यील्ड 5% रहती है। तो एक निवेशक जो है वो
कम दरों पे बोरो कर करके एक घर बना करके और रेंटल यील्ड के थ्रू एक वायबल और प्रॉफिटेबल वेंचर में उतर सकता है। हमारे यहाँ ये नहीं है और उसके कई सारे रीजन हैं। एक तो हमारी पास जो है वो हाउसिंग शॉर्टेज है, इसके लिए जो है अफोर्डेबिलिटी का एक मेजर कंसर्न रहता है, और इन्फ्लेशन जिस लेवल के ऊपर चलता है उससे डिफिकल्ट हो जाता है कि इंटरेस्ट रेट कम हो और रेंट और डिमांड की बढ़ोतरी होने की वजह से जो है प्राइजेस भी ज्यादा है, और यही कारण है आपको कैपिटल वैल्यू में जो एप्रिसिएशन मिलता है वो आपको रेंटल में नहीं मिलता, और रेंटल यील्ड आपको कम दिखाई देती है। और जो गवर्नमेंट के प्रेरोगेटिव्स हैं, मुझे लगता है ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू करना चाहते हैं, जहाँ पे एक गवर्नमेंट अगर अपनी लैंड लेके आते हैं और लैंड का जो पोर्शन है वो जो है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करे और वो कॉस्ट में इंटीग्रेट ना हो, तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के ऊपर आप फिर भी 5 से 6% की रेंटल यील्ड ला सकते हैं, और आई थिंक इस मॉडल के थ्रू गवर्नमेंट प्रोवाइड कर सकती है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगर गवर्नमेंट चाहे कि एक डेवलपर आ जाए और वो रेंटल हाउसिंग के लिए प्रोजेक्ट्स बनाए, और जहां पे रेंटल यील्ड 3% है, तो वहां पे कोई भी निवेशक जो है वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं होगा जब तक वो रेंटल यील्ड आपकी कॉमर्शियल ऑफिस के हिसाब से 8 या 10% की ना हो जाए। मैंने रिसेंटली कुछ एक ऐसे वेंचर देखे हैं, कुछ एक फंड्स हैं जो सर्विस्ड रेंटल कॉन्सेप्ट्स लेकर के आए हैं, जहाँ पे वो आईटी प्रोफेशनल्स को या फिर स्टूडेंट को जो है वो टारगेट कर रहे हैं, और जहाँ पे वो सारे फीचर्स दे रहे हैं, जहाँ पे आदमी आकर के इट्स लाइक अ होटल टाइप की फैसिलिटीज, और इसमें वैल्यू एडिशन के थ्रू जो है वो रेंटल बढ़ाने की और रेंटल यील्ड जो है ज्यादा अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे कुछ एक फिनोमिनन और कुछ एक ऐसे डेवलपमेंट होते हुए नजर आ रहे हैं, बट मुझे नहीं लगता कि ये इतना बड़ा मार्केट है। हालांकि एक रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है हमारे पास रेंटल हाउसिंग की, चाहे वो इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए हो, चाहे जो काम करने वाले माइग्रेंट पॉपुलेशंस है उनके लिए हो, और चाहे जिस तरीके की हमें एक फ्यूचर में पॉपुलेशन और डेमोग्राफिक शिफ्ट होती हुई दिखाई देती है, चाहे वो ओल्ड एज होम के लिए, और उनकी रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए हमें रेंटल हाउसिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट इकोनॉमिक्स अभी इंडिया के लिए फिट नहीं होती, क्योंकि इंडिया का रेट और रिटर्न रिजिम्स इसको अलाउ नहीं करता। इंटरेस्टिंग होगा लेकिन ये कि कैसे इंडिया में रेंटल हाउसिंग उस जगह पहुंचे जो से सोच के उसे एक तो रिक्वायरमेंट है जो महाराष्ट्र की पॉलिसी में दिखती है, वो रिक्वायरमेंट है कि आप आपके थोड़ा निचले तबके के लोग हैं या फिर जो आपके माफ कीजिए ब्लू कॉलर वर्कर्स हैं उनके लिए आप एक रेंटल हाउसिंग करना चाहते हो। और दूसरा ये कि वो वायबल कैसे बने एज ए बिजनेस, वो एक अलग बात है। 2-3 प्रोजेक्ट का जिक्र किया पंकज जी, आपने सुना था उनके बारे में, चर्चा सुनी थी, लेकिन बहुत ज्यादा उसके बाद कोई बातचीत होती हुई नजर नहीं आई। अब वापस कम बैक टू द रिपोर्ट मैम, अगर मैं इसमें इन्वेस्टर प्रोफाइल्स की बात करूं, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि एक आंकड़ा आपका कह रहा है कि अभी जो फर्स्ट हाफ है 2025 का, उसमें जो इंडियन इंस्टीट्यूशनल या डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है वो 32% है, और मेजॉरिटी अभी भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट ही है 68% पर ये 32% जो है देयर इज अ, ये धीरे धीरे बढ़ता हुआ यहाँ तक पहुँचा है, मतलब ये एक ऊपर चढ़ता हुआ ग्राफ है। लेकिन क्या इससे ये माने कि अभी भी जो मेजॉरिटी में पैसा आ रहा है वो फॉरेन फंड्स का ही है, और अगर है तो उन्हें यहाँ क्या दिखता है जो डोमेस्टिक को नजर नहीं आता? विपिन जी, एक बात बोलूँ, आई गेस I get very excited about the growth of domestic investors in real estate, because it actually gives you a sign of a slowly maturing market. Okay, so and what is the beauty is that when you're talking about domestic investors, because काफ़ी कुछ ये QIPs और IPOs का participation through mutual funds है, तो technically there's a lot of retail participation, which is very, 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 very encouraging. So I would, and our participation in Indian real estate by domestic institutions, I think it's a beginning. Okay, it's still very early.
There are restrictions on insurance companies to invest in the real estate space. There's restrictions on, say, pension funds to invest in real estate. So this is outside all of that, right? So if there are regulatory changes made allowing them to invest, actually you will see more participation by domestic investments, right? There are a lot of, for various reasons, rightfully so, there are regulatory constraints that are there that has been put in, but as the market matures, as the things work, I'm quite sure that you will see a participation of domestic institutions. So as the foreign institutional investments continue to grow and their interests continue to be there, but as the requirement of funding needs, I guess you need to grow both equally, right? So so I'm very confident that you will see domestic participation improving as well in a larger pie. आपके institutional investments per se बढ़ेंगे, उसमें आप जो है you will see domestic institutions also participating. It's a sign of a maturing market actually. The fact that you could get exits of certain foreign investments made through mutual funds, especially through the REIT exits that happen, which I think is a sign that your market is, if your product line is good, if you are a good product, well regulated, which is what we have got, getting participation from institutions domestically will only keep going up. Right. हालांकि आपकी रिपोर्ट ये भी कहती है कि अभी भी जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनका पार्टिसिपेशन 68% है, लेकिन अभी भी उनका ऑलमोस्ट 70% या उससे भी ज़्यादा पैसा वो ऑफिसेस की तरफ ही जा रहा है. उनका इंटरेस्ट रेजिडेंशियल में कंपैरेटिवली कम है, लेकिन उसके बीच हम एक ब्लैकस्टोन और कोलते पाटिल का डील होता हुआ भी देखते हैं. मतलब ये शायद अपने आप में पहला इस तरह का डील है जहां डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट हुआ किसी चलती हुई कंपनी के अंदर. व्हाट डज इट सिग्निफाई, ये क्या बताता है? Just one thing, Vipin, I guess there is actually continuing participation by foreign capital in the residential sector. वो शायद प्योर इक्विटी की तरह से नहीं आता, okay? वो स्ट्रक्चर्ड डेट की तरह आती है. This is the first time that you've had a operating company on which it's very interesting to see that happen. You've had a few foreign owned developers in the market. You had Tishman Speyer, you have Heinz today, and there are some other names which are majority foreign owned, which is running these companies here. You've got Emaar, which is running in the country. So this is the first time that an operating company, there has been a private equity stake that's been taken by an operating company. This is not the first time it's happened in India. Probably in real estate it's the first time. Right. But we know of so many operating companies wherein you have had private equity participation in other industries. So I just believe it's a way in which an investor is looking to play the market. If they come in at project levels, there are, as I said, there are restrictions on what the longitude, how much time, what kind of return and all of that. I guess it is their play as trying and getting into an operating company, running a company in a way, literally, managing and running a company. It will be very interesting to watch this space. And I believe there will be more that will come up on मेरे मन में सवाल था, मैं अगला सवाल शायद यही पूछता कि क्या ये एक वन ऑफ हो गया या ऐसे और भी होते हैं? नहीं, I'm sure there will be more. May not be many, because it's still early days, but I'm sure there will be more investments like this that will come up in properly operating companies which has potential of growth, which needs capital, which needs a potential of growth. I'm sure there will be companies. Right. अब एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल, उस पर आपकी भी राय लूंगा, लेकिन पहले पंकज जी के पास लेके जाता हूँ. पंकज जी, ये बहुत सारा पैसा आ रहा है, बड़ी अच्छी बात है, अब सब कुछ है, लेकिन और खास तौर पे मैं रेजिडेंशियल की बात करूँ, कुलते पाटिल वाली बात अभी हमने की, मैम ने और भी डिटेल्स दी है. क्या ये हमारे रियल एस्टेट को महंगा बनाएगा या बना रहा है? देखिए, फास्ट में तो मैंने देखा था ऐसा कि जितना भी मनी गया उतना लैंड में पैसा जाता था, मोस्टली इक्विटी मनी और प्राइवेट इक्विटी इनिशियली, और लैंड के प्राइजेस अगर 2007 से 17 के बीच में देख लें तो 10 गुना बढ़े, सेलिंग प्राइजेस 4 गुना बढ़े, और उसके बाद कॉस्ट का स्ट्रक्चर ऐसे हो गया कि बिल्डर के मार्जिन श्रिंक हो गए और उन्होंने पैसा लूज किया. लेकिन उसके बाद 2017 के बाद से जब से हमने रेगुलेटेड मार्केट देखा है, जहां रेरा आ गया, जहां पे आपका टाइमलाइन डिफाइन हो गई, जहां पे आपके पास ऑब्लिगेशन आ गया कि आपको प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम में, तो आपको कैश फ्लो मेंटेन करने की बात आ गई,
वहां पे प्राइस अगर आप देख लिए, प्राइस ग्रोथ जो है आपकी वो अरेस्टेड थी और इतनी ज्यादा बढ़ती हुई आपको नहीं दिखाई दे रही है। और मार्केट जो है वो एक ब्रॉड बेस हो गया, जहाँ पे बायर एंड सप्लायर दोनों बढ़ के आए और वॉल्यूम ड्रिवन मार्केट हो गया, और यही कारण है मार्केट में एक एफिशिएंसी है। तो मुझे नहीं लगता इस रेगुलेटेड मार्केट के अंदर अब वो पुराने प्रैक्टिसेस चालू होगी जहां बिल्डर अपनी इन्वेंट्री होल्ड करेगा, प्राइवेट इक्विटी से पैसा लेगा, होल्डिंग पावर बढ़ाएगा और ये सोचेगा कि वो एक बढ़े हुए भाव पे इंतजार करेगा कि कोई इन्वेस्टर आकर के उसको एग्जिट दे दे। अभी वो फिनोमिनन खत्म हो गया, क्योंकि अब एक टाइमलाइन फिक्स है कि अगर आपने प्रोजेक्ट लॉन्च किया है 6 साल में आपको उसको कंप्लीट करना है, तो आपका जो प्रोजेक्ट की इकोनॉमिक्स है वो एफिशिएंट होनी चाहिए। आज आज आपके पास पहले अगर हम इवन द डेट फंडिंग वगैरह देखते थे तो कोई भी बंदा जो है निवेश करने के वक्त पे केवल प्राइस की ग्रोथ को देखता था और एंटिसिपेशन करता था कि 15% 20% के लेवल के ऊपर प्राइस बढ़ेगा तो मेरा इन जो आज जिस वैल्यू पे हम डाल रहे हैं ये वैल्यू 3 गुना हो जाएगी और मुझे 2.5 गुना जो है रिटर्न मिल जाएगा और मैं एक प्रॉफिटेबल एग्जिट ले लूंगा। लेकिन वो एंड यूजर की डिमांड के साथ जो है इंटरेक्ट नहीं करती थी। इस वक्त का जो मार्केट है वो काफी डिफरेंट है। आज के दिन जो भी निवेश हो रहा है वो काफी स्ट्रक्चर ढंग से होता है। वहां पे बिल्डर को जब पैसा दिया जाता है तो उसके साथ माइलस्टोन्स तय किए जाते हैं कि आपको इतना माल इस रफ्तार से बेचना है, ये सेल्स वेलोसिटी मेंटेन करनी है, और उसके बेसिस पे तो मार्केट और मार्केट की इकोनॉमीज और जो एक्सपेक्टेशन है इन्वेस्टर की, वो सारी चीजें जो है काफी बैलेंस में आ गई। तो मुझे नहीं लगता कि आगे चलते हुए तो जो निवेश की वजह से जो प्राइस में बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दी, मुझे उस तरीके की बढ़ोतरी होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। और ये मार्केट जो है ये एक रीजनेबल रिटर्न देने वाला होगा, जहाँ पे इन्वेस्टर और डेवलपर एक प्रोजेक्ट से एक 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 रीजनेबल लेवल के रिटर्न की अपेक्षा करेंगे और उतना ही रिटर्न उन्हें मिलेगा। एस्ट्रोनॉमिकल रिटर्न का मार्केट नहीं है। और कुछ हद तक मैं ये देखता हूँ कि जो निवेशक हैं उनकी एक्सपेक्टेशन भी मॉडरेट हो गई। अब आज के दिन बहुत ही लिमिटेड ऐसे होंगे जहाँ पे 14% से 18% से ऊपर की रिटर्न की और एक्सपेक्टेशंस अब ज़्यादा कोई मांग रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स है कि डेट की जगह पे अब इक्विटी की तरफ जो है रुझान होने लगी, क्योंकि बिल्डर भी अब आज के दिन जो है वो पैसा किसी भी इंटरेस्ट के ऊपर उठा नहीं रहे हैं। वो भी उन्हें भी मालूम है कि उनके प्रोजेक्ट्स अटक सकते हैं अगर हाई कॉस्ट ऑफ द कैपिटल हुई। तो इस परिप्रेक्ष्य के अंदर अगर जिस तरीके का रियल एस्टेट उभर के आया है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ से प्राइस राइज और उसकी एफिशिएंसी का जो लॉस हुआ है वो अब वापस होने वाला है। इट्स लाइक वंस बिटन ट्वाइस शाई वाली सिचुएशन। बिल्कुल, बड़ी उम्मीदें जगाती है पंकज जी आपकी बात। मतलब यही बातें हमने ऑलमोस्ट एक दशक तक की थी, जब तक हमारा रियल एस्टेट में टर्न अराउंड नहीं आया था। पोस्ट रेरा देखा जो हमने आते हुए, और आज मार्केट काफ़ी रेगुलेटेड है, काफ़ी सुधरी हुई है। जब आपसे सवाल पूछ रहा था तो मन में ये सवाल भी चल रहा था कि क्या एफिशिएंसीज के साथ ये उल्टा रियल एस्टेट को सस्ता करने की भी पोटेंशियल रखता है। वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन अभी मैं मैम से भी ये सवाल ले लेता हूँ। पंकज जी ने ऑलमोस्ट एक पूरी जो 2 दशक की कहानी उसको समराइज किया। आर यू ऑल्सो एग्री मैम कि ये पैसा अब पहले की तरह हमारे रियल एस्टेट को बिगाड़ेगा नहीं, उल्टी उसमें इफिशिएंसीज हो सकता है हम आते हुए देखें और वो घर खरीदार के लिए भी बेहतर हो? आई थिंक रेरा and the regulations that brought about has really helped the end consumer, right? And therefore वो buyer confidence की जो बात कर रहे हैं, also the players who are entering the marketplace are aware कि एक आप regulated market में चल रहे हो। तो as Pankaj ji rightly said, not too many liberties that were taken earlier can exist anymore, right? So all of that has also made the therefore the people, that's why the demand has been continuously growing on the residential side, right? And people, and
many of the like if you put it this way, you have the developers also are basically all getting organized. Many of them are listed publicly, therefore they have their compulsions and they are fiduciary responsibilities that they have to fulfill. ये दोनों के चलते it's happening both, the supplier as well as a buyer, both of them it is a happy space for them, because of which the investors also know when they're getting into that particular market that there isn't too much of leeway to do a lot of stuff, and therefore it is a what do you call it? It's a mature market in that sense that all the intermediaries or all the people who are involved have to follow certain rules and regulations, and therefore pair their expectations and also kind of ensure that certain practices that lasted earlier cannot be repeated now. आई थिंक जो कोलते पाटिल वाली डील है जो आपने कहा भी, अगर इन्होंने डेट दिया होता तो इनके एक्सपेक्टेशन अलग होते हैं. अब इन्होंने कंट्रोलिंग स्टेक लिया इक्विटी के थ्रू, तो मतलब ये भी फोर फ्रंट पे आ रहे हैं, ये भी कोशिश करेंगे कि समझे ग्राहक के नीड्स क्या हैं और समझे, मतलब वो पैसा इस तरीके से नहीं है जिसको सिर्फ रिटर्न चाहिए, वो आगे खुद भी उस मार्केट को समझना चाहता है. Not only that, the whole the whole thing can be improved upon. आपके जो learnings है in other markets, आपके जो experiences in other markets, वो यहाँ पे ये कर सकते हैं. So quality of development, the pace at which, what do you offer to the end customer, what pace, what do you promise and what you deliver, all of it. So you what you're doing is you're creating a market which is a little more better served, and I think these kind of things are only positive. वो अच्छा ही होगा for the end customer. Right. मैं दर्शकों को यहाँ बोलता चलूँ, फिर आगे जाते हैं कि ये देखिए जो विदेशी पैसा या जो संस्थागत निवेशकों का, इसमें भारतीय पैसा भी है, विदेशी पैसा भी, नो डाउट कि विदेशी पैसा ज़्यादा है. लता मैम ने एक्सप्लेन किया कि वो क्यों अभी ज़्यादा है, क्यों इंडियन इन्वेस्टर का पैसा कम है, लेकिन ये भी कहा कि धीरे धीरे बढ़ रहा है, ये एक इनकरेजिंग साइन है. लेकिन पिछली बार की तरह जो हाथ जले थे भारतीय रियल एस्टेट मार्केट के, और वो हाथ जलते जलते एंड कंज्यूमर का भी हाथ जला था, इस बार ये पैसा वो काम नहीं कर रहा है. इस बार ये पैसा आपके प्रोडक्टिविटी को बढ़ा रहा है, यानी मार्केट की, या फिर मार्केट प्रोडक्टिव हुआ है इसलिए अब ये पैसा आना शुरू हुआ है. इसको आप दोनों तरीके से देख सकते हैं. तो मार्केट की इफिशियंसी बढ़ेगी, और जब मार्केट की इफिशियंसी बढ़ती है उसका एक एंड रिजल्ट ये निकलता है, एक कंज्यूमर जो बहुत हमने देखा इस देश के अंदर हुआ, प्रोजेक्ट अटक गए, मिले नहीं, अभी भी वो निशान बाकी हैं, अभी भी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन जो नया हो रहा है एटलीस्ट उसमें लोगों का भरोसा आया है. तो सबका भरोसा है, और इसका एंड रिजल्ट ये है कि आपको वो तकलीफें नहीं सहनी पड़ेंगी जहां जिंदगी भर की कमाई लगाकर आपको एंड में कुछ मिलता नहीं था. तो एक बड़ा इंप्रूवमेंट होगा ना. मैम एक और चीज़ है जो रिपोर्ट बोलती है, वो मैं आपसे समझना चाहूँगा कि नॉन कोर एसेट्स जो है उनका डोमिनेंस हमने देखा कि ऑफिस में या रेजिडेंशियल में 37, 38, 63% नॉन कोर एसेट्स में गया. दर्शकों के पॉइंट ऑफ व्यू से नॉन कोर एसेट्स रियल एस्टेट के अंदर क्या है और उनमें इतना पैसा जाने का क्या मतलब है? When you say core assets, जिसमें as पंकज जी also said, जहाँ से हमको इनकम मिलती है, क्या बोलते हैं उसको, लीज इन टेनेंट इनकम. सो इट कुड बी आइदर इन ऑफिस, इट कुड बी रिटेल, और इट कुड बी लॉजिस्टिक्स एसेट्स. जहाँ पे जो बिल्डिंग्स बने हैं वहाँ पे कोई जो द यूज़र इज़ यूजिंग इट एंड यू आर अर्निंग एन इनकम फ्रॉम इट, तो उसको कोर एसेट्स बोलते हैं. नॉन कोर कैन बी एनीथिंग फ्रॉम लैंड टू डेवलपमेंट. तो जो जहाँ से आपको रेगुलर इनकम नहीं आ रहा, मतलब वो इनकम बनाने के लिए लागत लगी है, इन द सेंस, राइट, यू आर इन्वेस्टिंग टू क्रिएट कोर एसेट्स. The core could even be a residential unit which you will sell. Core could even be, although technically if you sell a core product, it is not a residential product is not necessarily need core because वहाँ पे rental income नहीं आ रहा है. Right. To an institutional investor. So non-core is essentially stuff which is going in for development. Effectively आप बोलो तो उसमें अगर मेजॉरिटी ऑफ पैसा जा रहा है तो मतलब आगे जाके यही चीजें फिर कोर एसेट्स में कन्वर्ट हो जाएंगी. Yes. Right. So it will be either core assets या फिर residential units. It could be either of it. If it is going into a residential development, it will obviously वो flats बनेंगी, घर बनेंगी और बिकेंगी. और अगर ऑफिस बनती है तो वो उस पर रेंट पे चढ़ जाएगी, फिर the entire building will be sold to a REIT or will be sold to another investor. वही होता है. अच्छा, अब अगला सवाल जो है कि ये दो बड़े पिलर हमारे रियल एस्टेट के, वन इज कमर्शियल एंड अदर इज रेजिडेंशियल. तीसरा जो आपका है अब जिसकी बात काफ़ी ज़्यादा होने लग गई है और वो हमारी इकोनॉमी से सीधा जुड़ा भी हुआ है, मैं मानता हूँ इकोनॉमी का बड़ा इंडिकेटर है, वो वेयर हाउसिंग है. क्योंकि मेक इन इंडिया या इंडिया में हम जो पूरा
ग्लोबल हब बनना चाहते हैं मैन्युफैक्चरिंग का, उसके हिसाब से बड़ा इंपॉर्टेंट है। बट आपकी रिपोर्ट कह रही है कि देर इज़ अ ड्रॉप ऑफ 93% इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2025। इट्स अ ह्यूज ड्रॉप, 93%। ये फिगर क्यों आ रहा है? ये अगर 24 में, आई थिंक दिस इज बेसिकली अ बेस इफेक्ट differential, because there was a one time large investment that was made in 2024 by a Middle Eastern and an American private equity firm into one of the largest retail logistics play actually. तो वो that was done as a platform investment, और हम लोग जब ये लेते हैं the year that is announced, वो जो investment वो एक साथ नहीं जाती, वो over a period जाती है, लेकिन जिस साल वो announce होती है we consider it as a investment or commitment to the country, right? The investment will come into the country, so we consider it that way. So that is why that last year that was much higher. Actually देखा जाए तो actually there is a lot of interest both in industrial and logistics in the country by investors across the board. I guess we will be very soon the third largest economy in the world. We're not there yet, but we will get there. Right. You have government putting in so much of investments into infrastructure, be it road, be it rail, right? You have a growth, domestic consumption growth, which is anyway happening. Okay, you have the PLI scheme, which is coming for industrial investments. So all of this put together is bringing in a huge amount of investment into building out both industrial and logistics. And you have investors who want to participate in this, right? So you will find a huge, the interest continues to be there and it will continue to grow. We expect the growth to be quite a lot. In fact, currently it's around 45 crore square feet is what is the logistics space currently, if you talk about broadly. By 2028, we expect it to reach 70 crore square feet. Okay, so it's almost in such a short span. And all of that needs money. And therefore, you will find investments coming into the sector. And you know, this drop that we're talking about is because of the base effect. If you remove that, actually there has been a growth. तो पंकज जी, ये जो पूरा वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक सेटअप है, और जैसा मैम ने बताया कि उसमें इतना बड़ा पोटेंशियल है, इतना बड़ा अमाउंट 45,000 करोड़ का जो ड्रॉप देख रहे हैं, दैट इज बेस इफेक्ट, वो बात हमें समझ में आ गई। एक आम निवेशक, चाहे वो घर खरीदता हो, दुकान खरीदता हो, मकान खरीदता हो, प्लॉट खरीदता हो, वो इसे कैसे कनेक्ट करे? ये जो पूरी डेवलपमेंट है रियल एस्टेट की, जहां पैसा ऑलमोस्ट बह रहा है, उसको वो अपने पर्सपेक्टिव से कैसे जोड़े? देखिए, ऑप्शंस हैं। अगर निवेश करना है तो अब आपके पास रीट्स आ गई हैं, और मैं अगर वैल्यूएशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो आप रेजिडेंशियल में 2% की यील्ड मिलती है, लेकिन अगर आप रीट्स के अंदर चले जाते हैं तो एक अच्छा आपको डिविडेंड मिल रहा है, और साथ में जिस तरीके की एनएवी है, अगर 8 साढ़े 8% पे अगर कैपिटलाइजेशन हो रहा है तो मेरे हिसाब से वैल्यूएशन अच्छी हैं आज के भी दिन। तो मैं तो सोच रहा हूँ कि रीट्स में मैच्योरिटी होती हुई दिखाई देगी, और जितने भी ये यील्डिंग एसेट्स हैं, वेयर हाउसिंग ज़्यादातर रेंटल के ऊपर होता है, जहाँ पे एक निवेशक आता है और वो निवेश करता है, और बड़े-बड़े वेयर हाउसेस बनते हैं जिसको लीज़ पे जो है उसके कंज्यूमर खरीदते हैं, और बाद में इवेंचुअली ये रीट्स में लिस्ट होंगे, जिसके थ्रू आप जो है इसमें निवेश कर सकते हैं। तो इसमें ये ग्रोथ है। अभी छोटे इन्वेस्टर्स के लिए अगर निवेश की बात करें तो उसमें आपकी जगह का चुनाव और साइज़ और लैंड के भाव के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो मैं तो कहूँगा कि वेट करें। कुछ एक रीट्स आपको आएँगी, उसके थ्रू आप इसमें निवेश कर सकते हैं, और जिस तरीके की कमर्शियल की रीट्स हैं, और ये जो है एक अंडर सर्व्ड एसेट्स क्लास है, जहाँ पे आफ्टर जीएसटी और मेक माई इंडिया और जिस तरीके की इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ हुई है, उसके बेसिस पे ये मार्केट खुल गया है, और इसमें आपको ग्रोथ होती हुई दिखाई देगी। मेरे हिसाब से रीट विल बी बेटर ऑप्शंस, एंड मैं लता जी के एक्सपर्टाइज को भी और इसके ऊपर जो है ना कुछ फोकस करने के लिए बोलूँगा। I think what I have said is this, and Lata ji can
throw some more light on it. बिल्कुल, तो उसमें लता जी के लिए जो सवाल है उसमें मैं एक चीज़ ये जोड़ देता हूँ कि रीट्स, तो देयर इज़ वन ऑप्शन जहाँ जब आप इन चीज़ों को समझने लग जाएंगे तो रीट्स के ज़रिए इनका फ़ायदा उठा सकते हैं। दूसरा, ये जहाँ भी हो रहा है आमतौर पे वेयर हाउसिंग, लॉजिस्टिक पार्क और ये सब शहर से बहुत दूर भी नहीं बनते, बिल्कुल अंदर नहीं बनते तो बहुत दूर भी नहीं बनते। उस लिहाज से उसके इर्द गिर्द होने वाली कमर्शियल एक्टिविटी, वहाँ कोई प्लॉट खरीदना चाहे, वहाँ कोई दुकान खोलना चाहे, वहाँ कोई हाउसिंग हो रही हो जहाँ पे डेफिनेटली इन जगहों पे काम करने वाले लोग आएंगे, उस पर्सपेक्टिव से भी एक आम इन्वेस्टर उसको देख सकता है। Yes, that is definitely one area where things will happen. You've got industrial housing growing towards, जैसे पहले हुआ करता था when you had large factories there, उसके आसपास you would have the entire शहर बस जाती थी उसके आसपास, right? So one expects that to happen in many of the hubs like that as well. But you know, as far as individual investors are concerned, retail investors concerned, I'll just make a small correction here. Invariably आपके जो लॉजिस्टिक्स की एसेट्स हैं वो उसको इनविट में जाते हैं, इट्स इनविट स्ट्रक्चर सिमिलर टू द रीट्स फिलॉसफी, सिमिलर टू रीट्स, बट इट्स लाइक आपका इनकम रेगुलरली आता रहेगा आपको, बिकॉज आई थिंक रीट्स एंड इनविट्स व्हाट इट डज फॉर यू एंड मी इंडिविजुअल इन्वेस्टर इज दैट हमको वो जो मैनेज करने का जो पेन होता है, राइट, रियल एस्टेट मैनेज करना पड़ता है फॉर इट टू कंटिन्यू टू गिव यू द रिटर्न्स, वो निकाल के you are allowed to participate in the upside, right? So it is a great way for all of us to own a part of a large office complex or a part of a industrial complex or this. So I guess you will have a spate of InvITs. You would have public market products that will be made available for you to participate in this upside. And एक ही हुआ है InvIT so far on the real estate, on the logistics side, but I'm sure there'll be more, and that will be the way in which an ordinary investor can participate. Right. किसी दिन रीट्स और इनविट्स के ऊपर भी अलग से पूरा स्पेशल शो आपके लिए लेकर आएंगे। ये जो सब कुछ हो रहा है देश के अंदर, इससे आप क्यों अछूते रहें, आप भी इसमें सीधे सीधे पार्टिसिपेट करें, और जितना अर्ली आप इस ट्रेंड को पकड़ेंगे, जितना अर्ली आप ऐसी चीज़ों में निवेश करेंगे, हो सकता है आगे चलते हुए आपको जो अर्ली बर्ड वाला फायदा है वो मिले, क्योंकि भारत की ग्रोथ स्टोरी बहुत लंबी नजर आती तो है। नाउ हम थोड़ा कंक्लूडिंग पार्ट की तरफ पहुंच गए अपने शो के। तो लता मैम, आधा साल तो निकल गया, वो रिपोर्ट हमने कर ली, अब बाकी का जो हाफ है 2025 का, उससे क्या उम्मीद है? आपने एक पाइपलाइन की बात कही थी, अब हम उस पर आते हैं। I may not be able to give you names per se because there will be confidentiality in all of that, but there are definitely a few large what do you call it, exits that will happen, which will happen through, when I say exits, I'm talking about investors exiting. So एक investor exit करता है, दूसरा खरीदता है, तो effectively again उसके लिए निवेश कोई लेके जाता है पैसा और कोई लेकर आता है, right, to buy it. So that is something which is happening. There are some few large ones which are happening. You know, there is one IPO which got concluded. There are a couple more that will come up. So you will have those in the pipeline which is happening. So definitely there is a pipeline of transactions which are there, unless there is something which will the geopolitics always covers, especially when you're talking about public market space. You know, that really, that sentiment is something which everybody watches it and then launches an issue, you know, how better than anybody, that's how it works. So everything being the way it is, I'm assuming that should go ahead unless there is some major headwind which comes in. So I guess from on the ground interest, and people are, all investors are examining projects that they would want to invest in. As I told you, they will take a call, because especially when you're looking at foreign investors, उनकी decisions काफ़ी उनके देशों में होती है, right? So it's not necessary, and वहाँ पर अगर issues चलते हो तो कहीं पे भी निवेश नहीं होता, right? So I guess उनका जो decisioning investment authorities जो होते हैं, वो लोग शायद से कि pause, let's wait, see, फिर invest करेंगे. That is what is happening today. So I guess as long as that is not very badly affected, my guess is the second half of the year you will see investments coming in. Right. पंकज जी, आपकी राय, क्योंकि मुझे लग रहा है कि हाँ, बहुत सारे हेडविंड्स हैं, मतलब जियोपॉलिटिकल सिनेरियो अनसर्टेन है। दिक्कत तो ये लगता है कि एक चीज़ खत्म हो गई लेकिन फिर वो किसी और जगह से किसी और रूप में निकल आती है, बट स्टिल इन सबके बीच में भी हमने एक अच्छी ग्रोथ आती हुई देखी है बहुत सारी जगहों की। अगले 6 महीने आपको क्या लगता है
लता मैम का अपना एक पर्सपेक्टिव है जो कि आंकड़ों पर बेस्ड है। मैं आपसे एक ब्रॉड लाइन पूछ रहा हूँ, फंडामेंटल लाइन पूछ रहा हूँ, आपको कैसे देख रहे हैं अगले 6 महीने? देखिए, फंडामेंटल के पॉइंट ऑफ व्यू से रियल एस्टेट वन ऑफ द बेस्ट फेज पे है। अगर आप देखिए 7.5 लाख करोड़ रुपए का जो है रेजिडेंशियल सेल्स हुआ पिछले साल। अगर आप देख लीजिए FY 2025 के अंदर देख लीजिए तो हमने रिकॉर्ड कमर्शियल के अंदर एब्जॉर्प्शन किया, लीज एब्जॉर्प्शन करीब 69 मिलियन स्क्वायर फीट हो गया, जो पिछले साल से 48% ज़्यादा है। तो हमारा रेजिडेंशियल भी काम कर रहा है, कमर्शियल भी काम कर रहा है, मेक माई इंडिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट है, आत्मनिर्भर भारत है। और इंडिया जो है एक इकोनॉमिकली स्टेबल और ग्रोथ ओरिएंटेड कंट्री मानी जा रही है। चाहे हेडविंड जो है ग्लोबल मार्केट में कुछ भी चल रहे हैं, तो मेरे हिसाब से जहां तक फंडामेंटल हैं वो बहुत ही स्ट्रांग हैं, ग्रोथ ओरिएंटेड हैं। तो मेरे हिसाब से जो आपको फंडिंग बढ़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि ऑफिस मार्केट भी कोविड के बाद जिस तरीके से नीचे था उसने एक रिकवरी करी, और पिछले साल जिस तरीके की ग्रोथ दिखाई दी, मेरे हिसाब से वो एक बड़ा अच्छा साइन है। वेयर हाउसिंग हम लोगों ने डिस्कस किया कि वो हाईली अंडरसर्व्ड है, वहाँ पे आपको निवेश बढ़ेगा। और साथ में सबसे बड़ा जो है, मैं ये सोच रहा था कि निवेशक थोड़े लेट हो गए, रेजिडेंशियल जो है मार्केट एक बड़ा अच्छा ग्रोथ पिछले 3 साल से दिखा रहा है। मेरे हिसाब से वहां पे आपको और ज्यादा निवेश होता हुआ दिखाई देगा आगे चलते हुए। तो एवरीथिंग लुक्स पॉजिटिव टू मी बिकॉज फंडामेंटल्स आर वेरी स्ट्रांग। चलिए, तो फंडामेंटल स्ट्रांग है, वही ज़रूरत है। समय तो देखिए आता जाता रहता है, आज ऐसा है तो कल बदल जाएगा, लेकिन अगर फंडामेंटल गड़बड़ हैं तो फिर समय का बदलाव भी कोई काम नहीं आता। तो इफ़ द फंडामेंटल आर स्ट्रांग विच आर इंडीड स्ट्रांग फॉर इंडिया, हमारे रियल स्टेट में, और अब तो चीज़ें बेहतर हो गई। जो पिछले 1 घंटे में हमने बातचीत की, पुराना रिकॉर्ड निकाल के देखा, नए रिकॉर्ड को देखा, चीज़ें काफ़ी बेहतर हुई और इसीलिए आपको ये पैसा आता हुआ भी दिखाई देता है। देखिए, पैसा वहीं जाएगा जहाँ विश्वास होगा, भरोसा होगा, आप भी उसी आधार पर पैसा लगाते हैं। तो कुल मिलाकर अगला हाफ है, उसके लिए उम्मीदें बहुत बेहतर हैं। कुछ हेडविंड्स या जिन्हें कहें तकलीफें चलती रहेंगी, लेकिन फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग चीज़ें हैं। आपके काम की बात यह है कि रेजिडेंशियल सेक्टर में पैसा बढ़ रहा है, तो वहाँ पर एक अच्छी पॉजिटिव ग्रोथ आते हुए आपको दिखाई देगी। चीज़ें रुकेंगी नहीं, चीज़ें अटकेंगी नहीं। ऑफिस सेक्टर जो कि आपकी इकोनॉमी को भी डायरेक्टली रिप्रेजेंट करता है, वहाँ पर भी अच्छा इन्वेस्टमेंट आ रहा है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट वहाँ काफ़ी ज़्यादा है। वेयर हाउसिंग, लॉजिस्टिक्स, ये सारी चीज़ें जिनकी बातें, जैसा मैंने कहा, ज़्यादा आप नहीं करते सुनते, लेकिन करना ज़रूरी है, क्योंकि इसी से आपको असली भारत का या उसकी ग्रोथ का पता लगेगा। और इसमें आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, रीट्स हो, इन्वेस्ट हो, या कोई और दूसरा तरीका है जैसा हमने डिस्कस किया शो के अंदर। तो ये समझने जानने की चीज़ें हैं कि यहाँ से रियल एस्टेट की तस्वीर क्या बनेगी। इंतज़ार रहेगा अगले 6 महीनों का। एक बार फिर रिपोर्ट आएगी तो लता मैम को आमंत्रित करेंगे। लेकिन आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने वक्त निकाला और आप यहाँ पर आई। पंकज सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, डिटेल में ये सारी बातचीत आपने हमारे साथ की। और सभी दर्शकों को भी हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे शो को देखते हैं, पसंद भी करते हैं, इनफैक्ट अपने कुछ आइडियाज़ भी भेजते हैं। कोशिश है हम उन आइडियाज़ को भी लेकर आते हैं, जल्दी जल्दी उन टॉपिक्स पे भी शो करेंगे। लेकिन आप इस शो को टीवी पर और हमारे सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर देख सकते हैं। 9:30 फ्राइडे ये यूट्यूब पे टेलीकास्ट होता है, और उसके बाद वीकेंड्स में आप टीवी पे बहुत बार मौका आता है जब आप देख सकते हैं। हमारे बाकी अन्य प्लेटफॉर्म, इंस्टाग्राम, एक्स, फेसबुक, वहाँ पर भी शो को देखा जा सकता है। तो इंडिया द रियल एसेट शो में फिलहाल इस हफ्ते के लिए आपसे इजाज़त लेंगे। अपने विचार ज़रूर हमें भेजिएगा, कमेंट्स हम पढ़ लेते हैं, ऐसा मत सोचिएगा कमेंट्स मिस करते हैं, सारे के सारे। और बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा, नमस्कार।